जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थॉर लव एंड थंडर, जब से इसका ट्रेलर सामने आया तब से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बज़ में बनी हुई है। मतलब इस मार्वल की जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई थी उसके सामने थॉर काफ़ी बेहतरीन मूवी निकल कर सामने आई है। और जिस तरह की मूवी आई है वो ऐसी ही है जैसे कि एक्सपेक्ट की जाती है थॉर से। लेकिन इस बार थॉर के ऊपर माइटी थॉर भारी क्यों पड़ गई, इसी बारे में मैं आपको इस रिव्यू में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये मूवी ऑल इन ऑल अगर हम हर एस्पेक्ट की बात करें जो कि एक थॉर मूवी में होना चाहिए वो सभी इसमें शामिल हैं। और क्यों थॉर आपको पसंद आई इस बारे में भी आपको इस रिव्यू में बताऊंगा। मार्वल स्टूडियोज की नई पेशकश फिल्म थॉर लव एंड थंडर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी को 29वीं फिल्म तक लेकर आ गई है। एक काल्पनिक लोक एसगार्ड के देवता थॉर की जो कहानी कभी स्टैनली एंड कॉमिक्स के हिसाब से सोची थी, वो लैरी लीबर और जैक किर्बी जैसे उनकी विरासत संभालने वाले लेखकों ने और भी ज़्यादा डेवलप कर दी है। सिनेमा और साहित्य का रिश्ता काफ़ी पुराना रहा है और अटूट भी। खासतौर से बच्चों और बड़ों में समान रूप से लोकप्रिय कॉमिक्स की दुनिया को पर्दे पर उतारने का जैसा सपना मार्वल स्टूडियोज के मालिक केविन फाइगी ने देखा, उसे हकीकत में बदला और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया। इसकी शुरुआती कहानियां एक सफल कारोबार साम्राज्य खड़ा करने की अपने आप में एक अलग ही फिल्म है। सिर्फ थॉर के किरदार की बात करें तो इस किरदार का मार्वल कॉमिक्स में प्रवेश 1962 में जर्नी इनटू द मिस्ट्री नामक कॉमिक्स बुक से होता है। पर्दे पर यह किरदार 2011 में अवतरित हुआ, टीम एवेंजर्स का हिस्सा बना और फिर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से मिलकर कुछ अलग करने का वादा करके पिछली फिल्म में विदा लेने वाला थॉर अब अपने सबसे अतरंगी रूप में लौट कर आया है। दरअसल फिल्म थॉर लव एंड थंडर बहुत ही अतरंगी फिल्म है। थोड़ा सरल ढंग से समझना होगा तो ये इस तरह समझिए कि अगर गोविंदा या वरुण धवन जैसे कलाकारों को सुपर हीरो बना दिया जाए और उनकी कुदरती आदतें ना बदली जाएं, कुछ वैसा। इस किरदार को निभाने वाले क्रिस हेम्सवर्थ ने बीते 11 सालों में इस किरदार के साथ साथ जो यात्रा करी है उसका असर दोनों पर भी दिखता ही है। क्रिस हेम्सवर्थ अब तक 8 बार थॉर का किरदार निभाते हुए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई दे चुके हैं। सोलो हीरो के तौर पर फिल्म थॉर लव एंड थंडर उनकी चौथी फिल्म है। शुरुआती दौर का थॉर जहां बहुत ही उद्दंड और मनमौजी था, निर्देशक टाइका वाइटिटी के मार्वल स्टूडियोज पहुंचने के बाद थॉर रैग्नारॉक में उन्होंने क्रिस के साथ मिलकर जैसा थॉर बनाने की कोशिश शुरू करी थी उसका असल परिणाम अब फिल्म थॉर लव एंड थंडर में निकलकर सामने आया है। एवेंजर सीरीज की फिल्मों का खास हिस्सा रहा थॉर जब ब्लिप के बाद अपना कामकाज वल्कायरी को सौंप गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ निकल पड़ता है, तभी से इस किरदार की एक अलग ही सोलो फिल्म को लेकर संभावनाएं और आशंकाएं एमसीयू फैंस के मन में घुमड़ने लगी थी। फिल्म थॉर लव एंड थंडर देखकर समझ आता भी है कि ये गलत भी नहीं था। निर्देशक टाइका वाइटिटी बहुत ही मस्तमौला इंसान है। शूटिंग पर होता है स्क्रिप्ट के साथ ही पहुंचते हैं, लेकिन अपने कलाकारों को इसे अपने हिसाब से करने की पूरी छूट देते हैं। सृजन में अनुशासन कितना ज़रूरी है वो इस फिल्म को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। फिल्म थॉर लव एंड थंडर का डीएनए इसे वहां ले जाता है जहां ईश्वर का एक पुजारी अपनी निजी नुकसान का बदला लेने के लिए भगवान के विरुद्ध हो जाता है। शुरू के ये सीन दर्शकों को सहरा देते हैं। मामला उम्मीदों भरा दिखने लगता है, लेकिन इस पूरी फिल्म में बहुत हिचकोले हैं और फिल्म चूंकि बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ भागती है तो कहीं कहीं ये हिचकोले तकलीफ भी देने लगते हैं। खैर, फिल्म थॉर लव एंड थंडर की कहानी इसके नायक थॉर की कहानी नहीं है, बल्कि एमसीयू फैंस के नज़रिए से देखें तो निर्देशक टाइका वाइटिटी ने बहुत ज़्यादा प्रयोग करके थॉर की दुनिया ही उलट पुलट कर दी। ये उलट पुलट वाले प्रयोग मार्वल स्टूडियो के करता धरता एमसीयू के फेज 4 में कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। बजाय कहानियों को मजबूत करने के तमाशों पर जोर देने से मार्वल की काल्पनिक दुनिया अपना कहीं ना कहीं आकर्षण कमज़ोर कर रही है। लेकिन एमसीयू के फैंस को उम्मीद है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद की कहानी जल्द ही पटरी पर आएगी। खुद केविन फाइगी भी ये उम्मीद जता चुके हैं। फिल्म थॉर लव एंड थंडर एमसीयू के उन फैंस को तो खूब पसंद आएगी जो थॉर को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एवेंजर्स के बाकी फैंस के लिए फिल्म से ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं। हाँ, थॉर की प्रेमिका की कहानी में लौटना दिलचस्प ज़रूरी लगता है। माइटी थॉर वाकई थॉर पर 21 पड़ती हुई दिखाई दी। क्रिस हेम्सवर्थ का अपना एक अलग तरह का फैन बेस है। उसे झटका देने का काम इस बार नताली पोर्टमैन ने किया है। हथौड़ा अब उनके पास है, वो लोहा गर्म होने का इंतजार में है। थॉर के पास अब शक्तिशाली कुल्हाड़ी है, दोनों के निशाने पर गौर है। रास्ते में जियूस की भी एंट्री हो जाती है और वल्कायरी की भी। थॉर की सेना में गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी भी शामिल है। एक मल्टी स्टारर फिल्म में सबसे ज़्यादा मशक्कत होती है हर कलाकार के किरदार को ठहराव देने और उसकी कहानी में ज़रूरत के हिसाब से उसे पर्दे पर प्रस्तुत करने की। गौर की शैतानी का विस्तार ठीक से ना होना, माइटी थॉर बन चुकी जेन फॉस्टर के साथ उसके रिश्तों में एहसास के नए रंग ठीक से ना भर पाना और रसल क्रो जैसे सितारे की काबिलियत का ठीक से इस्तेमाल ना कर पाना थॉर लव एंड थंडर की एक कमज़ोर कड़ी बन सकता है। अगर बात करें कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं, तो फिल्म थॉर एंड लव एंड थंडर देखें कि ना देखें, अगर इस पर हम चर्चा करें तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के समर्पित जो फैंस हैं उनके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। साल 2008 से इस काल्पनिक लोक का हिस्सा बने इन प्रशंसकों के लिए एमसीयू की हर फिल्म किसी सिलेबस की तरह है। उसे देखना उनकी आदत भी बन चुकी है और ज़रूरत भी।
मार्वल स्टूडियोज़ की ये फिल्म इन्हीं प्रशंसकों के लिए है और इसकी कामयाबी भी इनकी पसंद नापसंद पर ही निर्भर करती है। तो इसीलिए ये मूवी ऑल इन ऑल लोगों को पसंद आने ही वाली है और कुछ हट के अगर आपको देखना है तो आप भी ये मूवी देख सकते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।